हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जो घटना चक्र का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका यह लेक्चर नंबर 4 रहेगा। इससे पहले के लेक्चर आप हमारे घटना चक्र के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में भारत में जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर 1757 से 1948 तक भारत में आए थे, सभी के बारे में डिटेल क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहता है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट याद रखने वाली है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक, और रॉबर्ट क्लाइव का सेकेंड टर्म रहा था 1765 से 1767 ईस्वी तक, 65 to 67। तो याद रखना है, इसका 2 टर्म था। पहला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। किसके समय पीरियड में? किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसके खिलाफ में? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब। तो 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, यहीं पे रहे क्वेश्चन कि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल तो वो बना था वारन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक। याद रखना है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसी का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हो गया। भारत का पहला गवर्नर, अब आते हैं भारत पे। तो शुरुआत में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बंगाल पे अपना अधिकार जमाया था। उनका अधिकार सिर्फ बंगाल पे था, लेकिन 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अलावा दूसरे राज्य में भी, दूसरे जगह भी अपना पावर बढ़ाने लगा। तो अब जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि पूछे तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका समय पीरियड 1828 से लेकर के 1835 तक। जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर हो चाहे वायसराय हो, उसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है और उसके समय में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई वो भी याद रखना है। तो हो गया भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। और एक पॉइंट और याद रखिए, भारत का पहला वायसराय, भारत का फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो सिपाही विद्रोह के खत्म होने के बाद जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पावर किसके पास चला गया? तो ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन 1858 ईस्वी में फिर से एक एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसका नाम बदल करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इंडिया का मतलब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसका समय पीरियड 1862 ईस्वी तक ये भारत में वायसराय रहे थे, 1862 ईस्वी तक। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी तक, 1764 ईस्वी को। इसी के समय में, रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही, जब ये सेकेंड टर्म में आए थे गवर्नर बनकर 1765 ईस्वी में, तो इलाहाबाद की संधि की गई थी। इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को और एक हुआ था 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त को किसके साथ? दिल्ली के जो शाह आलम थे, दिल्ली का नवाब था शाह आलम, उसके साथ 12 अगस्त को। और 16 अगस्त को जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके द्वारा 16 अगस्त को इलाहाबाद में संधि की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा।
तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि गवर्नर जनरल नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर करके चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1800 विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा था, तो इतना याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल स्टेटमेंट 2 सही है, पहला क्या है? गलत है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव से आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसके द्वारा ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में अडॉप्ट किया गया था। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था कि कुछ पावर, जो मेन पावर था, जैसे कि राजस्व वसूलने का पावर, रेवेन्यू वसूलने का पावर, चाहे सैन्य पावर और विदेशी मामला जो था सो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन जो शासन चलाने का जो पावर था वो किसको दे दिया गया? तो जो बंगाल का जो नवाब बनाया गया मीर जाफर को, उसके हाथ में दे दिया गया। तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में, बिहार में उप दीवान नियुक्त किया गया। तो बंगाल में जो उप दीवान थे उसका नाम था मोहम्मद रजा खान और बिहार में जो उप दीवान नियुक्त किया गया उसका नाम था राजा सितवराय। ये एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सितवराय। और उड़ीसा में भी किया था, तो याद रखिएगा, उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया एज अ उप दीवान। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक। तो इसके में कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन गलत है। ये RAS RTS 1997 पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1757 ईस्वी में गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। फिर 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 1858 ईस्वी में वायसराय ऑफ इंडिया। 1828 ईस्वी में वायसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और 1947 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे सो 1828 ईस्वी में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके ही आया था 1828 में। लेकिन इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 का एक्ट आता है और इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी से। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे चूज करना है। पहला है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने के श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, बिल्कुल जाता है। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध क्लाइव के द्वारा लड़ा गया तो इसने क्लाइव ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक सुधार थे इसमें बहुत सारा काम किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो ऑप्शन बी भी सही होगा।
ऑप्शन सी कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। ये गलत होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया था। यदि हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने एक्सपेंशन ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में एक्सपेंशन किया था बहुत ज़्यादा। बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्यूत की सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे ही कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर ऑफ व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये सही होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें से कौन सा सही नहीं है वो चूज करना था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया था कब से कब तक? 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक। ये कौन थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखना है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसने यदि हम वारेन हेस्टिंग्स के बाद में देखें तो इसने जो राष्ट्रीय कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता फिक्स किया था। इसने कोलकाता में फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया और फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत नियुक्त किया। जो फौजदारी अदालत था इसमें मुस्लिम कानून को लागू किया और जो दीवानी अदालत था इसमें मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून और जो हिंदू था उसके लिए हिंदू लॉ लागू किया। 1772 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पूछेगा ड्यूअल गवर्नमेंट द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लेकिन द्वैध शासन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था उसका नाम रखा गया था अ कोड ऑफ जंतु लॉ मतलब जनताओं का कानून, अ कोड ऑफ जंतु लॉज। 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अनुवाद किया गया अंग्रेजी में किसके द्वारा? विलियम विल्किंसन के द्वारा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गीता का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था? तो विलियम विल्किंसन के द्वारा 1785 में गीता का अनुवाद किया गया। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पहला मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के मदद से जोनाथन डंकन की मदद से 1782 ईस्वी में बनारस में, कहाँ पर? बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया गया। किसके समय पीरियड में? वारेन हेस्टिंग्स के समय पीरियड में। बस इतना पॉइंट याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। किसके समय पीरियड में? पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पीरियड में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय पीरियड में। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया था? रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अभी पढ़े हैं कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी
की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? 1784 ईस्वी में। याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सर विलियम जोन्स की मदद से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। और 1804 ईस्वी में, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि पूछा जाता है कि 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का में स्थापना किया गया। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में स्थापना किया गया और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में स्थापना किया गया। तो आपको इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स की मदद से बंगाल में स्थापना किया गया। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना की गई। 1823 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई और 1853 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन। ये देख लीजिए, ये 1823 ईस्वी था। 1823 एक बार क्लियर कर लीजिए, 1823 या 1853, ये 1823 ही होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसे अभी पढ़े थे, रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वारन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। और वारन हेस्टिंग्स जो थे यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। कौन सा एक्ट? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके बाद इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। अब देख रहे हैं फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत बनाया गया। 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। 1776 में 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम रखा गया अ कोड ऑफ जंतु लॉज। 1781 ईस्वी में फर्स्ट मदरसा की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। 1782 ईस्वी में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन की मदद से। 1780 में द बंगाल गजट लाया गया था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना। 1774, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य जो चीफ जस्टिस थे उसे एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि के तहत। सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 ईस्वी। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये सब युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? वारन हेस्टिंग्स के समय में। मैसूर में टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1669 तक हुआ था, जो कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1780 से 84 ईस्वी में, मंगलोर की संधि। तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1790 से 92 ईस्वी के बीच में, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा युद्ध लड़ा गया था 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब जो बेसिक क्वेश्चंस होता है यही सबसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो अभी पढ़े हैं वारन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा तेजी में करना होगा, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया था? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। और जो उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो बंगाल में उप दीवान किसको नियुक्त किया गया था? बंगाल में
मोहम्मद रजा खां, याद रखना, बंगाल में मोहम्मद रजा खां। उसके बाद बिहार में राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। और बात करें ओडिशा में तो दुर्लभ राय, ओडिशा में दुर्लभ राय। ये सब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया और ड्यूअल गवर्नमेंट में के खत्म होने के बाद इसे भी इस पोस्ट का भी जो पावर था उसे खत्म कर दिया गया और मेन अधिकार किसके पास चला गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो याद रखना द्वैध ड्यूअल गवर्नमेंट किसके द्वारा, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारन हेस्टिंग्स के ऊपर में चलाया गया था। देखिए जब पिट्स इंडिया एक्ट 1774 ईस्वी में आता है तो इसी एक्ट के बाद वारन हेस्टिंग्स ब्रिटेन लौट जाते हैं। तो ब्रिटेन जब लौट जाता है तो इसी एक थे बर्क, 1785 ईस्वी में बर्क के द्वारा इसके ऊपर में वारन हेस्टिंग्स के ऊपर में महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए। वारन हेस्टिंग्स पे मुकदमा, महाभियोग का मुकदमा किसके द्वारा चलाया जाता है, बर्क के द्वारा चलाया जाता है। कितने ईस्वी में चलाया जाता है, 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था बर्क के द्वारा 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। कॉर्नवालिस की बात करें तो 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक भारत में रहे थे, 1786 से 1793 ईस्वी तक। और इसका सेकेंड टाइम पीरियड 1805 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बन के 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आए थे, लेकिन 1805 ईस्वी में ही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। और इनका कब्र भी कहाँ पे है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका कब्र बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया 1786 से 1793 ईस्वी तक। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड, शक्तियों का पृथक्करण, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। 1793 ईस्वी में ही अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही परमानेंट सेटलमेंट अडॉप्ट किया गया था, जिसके मेन जो रचयिता थे कौन थे, जॉन शोर थे इसको लाने वाला मेन अधिकारी। 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसे हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसमें क्या था कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसका 90% कंपनी के पास चला जाएगा, मतलब 10/11 हिस्से में से 10 हिस्सा कंपनी के पास चला जाएगा और एक हिस्सा किसके पास चला जाएगा, तो जो भी जमींदार है उसके पास रहेगा। तो 90% अधिकार किसके पास चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसके जो योजनाकार थे परमानेंट सेटलमेंट के, वो थे जॉन शोर। ये मेनली कहाँ कहाँ पे लगाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के कुछ हिस्सा जैसे बनारस में ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। ये जो यदि हम भू राजस्व की बात करें ना, तो टोटल याद रखना है 3 तरह का भू राजस्व इंग्लिश के द्वारा लागू किया गया था। एक तो पहला था ये परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी पर था। एक और था रैयतवारी पर था, और एक था महालवारी पर था। ठीक है, महालवारी पर था। ये
तीनों किसके समय में आया था और इनके योजनाकार कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो रैयतवाड़ी प्रथा था, ये किसान रैयत मतलब जो रैयत मतलब क्या होता है, बटीदार। तो जो किसान होता था ना डायरेक्ट, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट उससे कर वसूलती थी। तो जो किसान होता था, छोटा छोटा किसान था, उससे डायरेक्ट कर वसूलती थी रैयतवाड़ी प्रथा में। और किसानों से मतलब इसके बीच में, जैसे कि जमींदारी प्रथा में देखें तो ये इधर हो गया वेस्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर हो गया किसान। इसके बीच में आ गया कौन, ये जमींदार। ये जमींदार इस किसान से कर वसूलता था और तब ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। लेकिन रैयतवाड़ी प्रथा में क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसान से कर वसूलेगा। और महलवाड़ी प्रथा में क्या था कि मान लीजिए एक गांव है, तो इस गांव में जितना भी किसान था, तो इस गांव का जो मुखिया होता था, जिसे महाल कह सकते हैं, या मेन प्रमुख जो था उसको महाल कहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इस महाल को नियुक्त कर देता था और इसी से मेन टैक्स वसूलता था, और ये महाल पूरे सभी किसानों से टैक्स लेता था। तो इस तरह से महलवाड़ी प्रथा चलती थी। सबसे ज़्यादा बात करें तो 51% एरिया में, जो भी ब्रिटिश एरिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में क्षेत्र अधिपत किया गया था, तो उसमें से 51% भूमि पर रैयतवाड़ी प्रथा चलती थी और 30% भूमि पर महलवाड़ी प्रथा चलती थी। और जो जमींदारी प्रथा था वो बहुत ही कम भूमि पर लगाया गया था, लगभग 19-20% लैंड पे ये जमींदारी प्रथा थी। तो यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रथा लागू किया गया था सबसे ज़्यादा भूमि पर, तो याद रखना है रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और हाँ, इसका रैयतवाड़ी प्रथा के समय में किसके द्वारा ये लागू किया गया था, तो रीड के द्वारा। उस समय में रीड के द्वारा थॉमस मुनरो, याद रखना, रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो एंड रीड के योजनाकार थे, थॉमस मुनरो और रीड। और वहीं पे बात करें महलवाड़ी प्रथा, तो महलवाड़ी प्रथा हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, महलवाड़ी प्रथा हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी प्रथा रीड थॉमस मुनरो। इसमें राजस्व उपज 1/2 लिया जाता था और इसमें 2/, महलवाड़ी में 2/3 लिया जाता था। कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा का जनक, कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया। भारतीय सिविल सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक पूछें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और सेकेंड एंड थर्ड मैसूर वार कब हुआ था, सेकेंड हुआ था 1780 से 84 और थर्ड हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। जो थर्ड मैसूर वार हुआ था, थर्ड मैसूर वार, वो किसके समय पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। संधि कौन सी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बस इतना पॉइंट याद रखिए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों के प्रंसविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का जन्म के नाम से जानी जाती है। तो अभी पढ़े हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 11 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा, तो ये भारतीय लोक सेवा, याद रखना है कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की का कब्र कहाँ पे है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2011 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे है, गाजीपुर में। ये देख रहे हैं गाजीपुर में, यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पे इसका स्टेचू बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ठीक है, पहला है
कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। देखिए अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। ऑप्शन सी था कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और डी है कि भारतीय रियासतों के लिए ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। लेकिन सी जो है नियत आय से रिलेटेड सहायक संधि नहीं था, सब्सिडी अलायंस नहीं था। सब्सिडी अलायंस क्या था कि मान लीजिए कोई भारत का एक राज्य है जिसमें इसका कोई एक सम्राट है, मतलब यहाँ का कोई एक राजा है, तो अंग्रेज इस राजा के साथ जाकर के सब्सिडी अलायंस मतलब सहायक संधि कर लेता था, और सहायक संधि इस राजा से कर लेता था। और सहायक संधि ये होता था कि इन राजा के साथ संधि करके कहा जाता था कि जो इस राज्य में आपके राज्य पर कोई दूसरा राजा अटैक न कर दें, इसके लिए हम आपको सेना प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो इस सेना होगा उस सेना का टोटल खर्चा कौन उठाएगा? तो ये राज्य, जो इस राज्य का जो सम्राट है, जो राजा है, जो शासक है, वो उस सेना का खर्च उठाएगा। लेकिन सेना किसका होगा? सेना होगा अंग्रेज का। जैसे मान लीजिए ये एक राज्य है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक राज्य है, और यहाँ पे कोई एक दूसरा एक भारत का राज्य है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक और राज्य है जिसका एक दूसरा राजा है, कोई और शासक है, और इसका कोई शासक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस राजा के पास जाती थी और इस राजा को अपने चंगुल में फंसा लेता था, और यह कह करके कि मान लीजिए ये जो राजा है ये आप पे अटैक करेगा तो हम आपको फोर्स देंगे, हमारा फोर्स आपके दरबार में रहेगा, आपके बाउंड्री पे आपके राज्य का संरक्षण करने के लिए। लेकिन जो इस सेना का जो भी खर्चा होगा वो इस राजा के द्वारा उठाया जाएगा। अब देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सो इनडायरेक्टली तौर पे देखें तो ये जितना सेना था वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एक तरह से देखें इनडायरेक्टली इस राज्य पे इसका अधिकार हो जाता था। तो यही थी सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस में क्या हो गया? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना होगा, लेकिन इसका खर्च कौन उठाएगा? दूसरा राज्य। दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपोलियन का भी डर था, क्योंकि उस समय में हर देश, फ्रांस भी अपना उपनिवेशवाद बढ़ा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हर पूरे भारत पे अपना उस समय में कब्जा नहीं कर सकती थी, तो जो राजा होता था उससे ही ये सब्सिडी अलायंस कर लेता था, और उसके तहत उस राज्य पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार हो जाता था। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध, आय से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं था। और चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गया। जब किसी राज्य में किसी दूसरे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना रहेगा, तो इनडायरेक्टली देखिए जो सेना जब उस राज्य का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, तो उस राज्य पे भी अधिकार किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा। तो इसके तहत सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक गवर्नर बनकर रहे थे। सहायक संधि में देखिए तो सबसे पहले 1798 ईस्वी में इसने हैदराबाद के साथ सहायक संधि किया था। सबसे पहले संधि हैदराबाद के साथ किया गया 1798 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया, जो एंग्लो मैसूर युद्ध चौथा युद्ध लड़ा गया था, इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। तो 1799 ईस्वी में मैसूर को सहायक संधि में शामिल किया गया। तंजौर को बात करें, तंजौर 1799 ईस्वी में। अवध को 1801 ईस्वी में, और पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। बरार और भोसले जो थे, बरार और भोसले ये 1803 ईस्वी में। ये पेशवा, सिंधिया, बरार, भोसले ये सब कौन था? मराठा कन्फेडरेसी का पार्ट था। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि जो होलकर था, होलकर कहाँ के पेशवा को होलकर कहा जाता था? तो इंदौर। तो जो होलकर था उसने सहायक संधि पे साइन नहीं किया था।
शामिल नहीं हुआ था, याद रखना है। सिर्फ एक होलकर सहायक संधि पे शामिल नहीं हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है, डेट पूछा जाता है। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804, बरार और भोंसले 1803 ईस्वी में। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ये लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1802 का जो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 ईस्वी में हुआ था। ये डेट याद रखना, एग्जाम में डेट भी पूछता है। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। पूना के निकट हदसर स्थान पर बाजीराव द्वितीय को यशवंतराव होलकर ने पराजित किया था। पेशवा बाजीराव भागकर बसई पहुंचे और ब्रिटिश सत्ता से शरण मांगी। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को सब्सिडी अलायंस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने साइन कर दिया था। तो बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, देखिए इसमें पूछ रहा है कि पहला शासक, तो शासक रहेगा तो अवध का नवाब था। 17 का ए हो जाएगा, अवध का नवाब पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा था। 1798 से 1805 ईस्वी तक। 1798 ईस्वी में हैदराबाद, 1799 ईस्वी में मैसूर, 1799 ईस्वी में मैसूर और 1799 में ही तंजौर, 1801 ईस्वी में अवध, 1801 में अवध, 1802 ईस्वी में पेशवा, 1803 ईस्वी में 1803 में बरार भोंसले और 1804 ईस्वी में सिंधिया। ठीक है। फोर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशु वध पर रोक लगाया था और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कोलकाता में किसके समय पीरियड में किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में किया गया था। और लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? 1798 से लेकर के 1805। जितना भी इम्पोर्टेंट बंगाल का गवर्नर जनरल, चाहे भारत का गवर्नर जनरल चाहे वायसराय हो, उसका टाइम पीरियड याद रखना है और उसके समय पीरियड में कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाला कौन था? तो इंदौर का जो होलकर राज्य था उसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये हैदराबाद का निजाम। प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम कितने ईस्वी में? 1798 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालक्रम नीचे दिए गए उसमें मिलान करना है। मतलब समय पीरियड के अनुसार इसको सजाना है। देखिए हैदराबाद कब हुआ था? 1798 ईस्वी में सहायक संधि पे साइन हुआ था। अवध की बात करें 1801 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में और सिंधिया 1804 ईस्वी में। तो इसमें देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हैदराबाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 21 का क्या हो जाएगा? ए, 21 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि लागू किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लागू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1813 से 1823 ईस्वी तक। ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में भी एक घटना याद रखना है, एंग्लो नेपाल वार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंग्लो नेपाल वार हुआ था कब से कब तक? 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और 1816 में एक संधि हुई थी, ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सगौली की संधि। सगौली की संधि कितनी ईस्वी में थी? 1816 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों का दमन किया था। और 1822 में टेनेंसी एक्ट, जिसको काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पास किया गया था। तो मेन याद रखना है, एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816 ईस्वी, सगौली की संधि 1816 ईस्वी में, किसके समय पीरियड में? वारेन हेस्टिंग्स के समय पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सहायक सब्सिडी अलायंस किया जाता था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। सैनिक सहायता प्राप्त नहीं करता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सहायक संधि के तहत सैनिक सहायता देता था, इसको देसी राजाओं को। मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य, इसमें से एक ही चूज करना है, तो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो आगे देखते हैं, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ये तो नहीं होगा। और अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी भी नहीं होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का जो सत्ता था वो स्थापित करना था, क्योंकि अंग्रेज को पता था उस समय में, शुरुआती समय में, देखिए 19th सेंचुरी का जो शुरुआत समय था, उस समय में वो डायरेक्ट युद्ध कर करके सबसे जीत नहीं सकता था, इसलिए वो सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट लाया था। लेकिन सब्सिडरी अलायंस की बात करें, सहायक संधि, जहाँ में पूछेगा कि सहायक संधि किसका कंसेप्ट था और ये सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, तो डुप्ले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, डुप्ले के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, तो ये बिल्कुल सही है। सहायक संधि 1863 में, तो ये गलत हो जाएगा। सहायक संधि कब लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लाया गया था 1798 ईस्वी में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही सही होगा, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में, बिल्कुल सही। 1813 ईस्वी में जो एक्ट आया था ना, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से व्यापार और चाय पर व्यापार, इस दोनों पे जारी रखा गया, और बाद बाकी जो भी अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन 1833 ईस्वी में ये भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। तो पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट है, और जो व्यापारिक था, उनका व्यापार करने का जो कंपनी आई थी, अब एक तरह से पूरा ही वो शासन करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के बाद। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिक मतलब शुरुआत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन 1813 ईस्वी में एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी ब्रिटेन की और भी कंपनी थी और व्यक्तिगत आदमी आकर के भारत में अब व्यापार कर सकता था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था अब उसको एक तरह से भारत में शासन का अधिकार दे दिया गया था, उसको शासन संभालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि इसी के द्वारा नेपोलियन
के बचाव करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया 1798 ईस्वी में, और हर राज्य को अपने अंदर लेने की कोशिश की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 करा है, अंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था। तो अंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग अभी पढ़े थे 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल बन के रहा था, 13 से 1823 ईस्वी। और सगौली की संधि अंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में लड़ा गया। 16 में हुआ था सगौली की संधि, मेन इंपोर्टेंट याद रखना है, सगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत सगौली की संधि भारत को मिल गया था सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल, दार्जिलिंग और तीस्ता, दक्षिण पश्चिम में नैनीताल। ये सब हिस्सा भारत को मिल गया किसके थ्रू? नेपाल में। मतलब ये सब हिस्सा नेपाल का था, लेकिन सगौली की संधि के बाद भारत का इस पर अधिकार हो गया। सगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1815 ईस्वी में 2 दिसंबर 1815 ईस्वी पे ही 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सगौली की संधि पर हस्ताक्षर हो गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संसद में जो अनुमोदन होता था उसका, वो हुआ था 1816 ईस्वी में। इसलिए हम 1816 मानते हैं, लेकिन यदि 1816 न रहे तो उसके आसपास 1815, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसे चूज करना है। तो 28 का क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही। प्लासी का युद्ध की बात करें तो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेज की तरफ से जो कमांडर था वो था हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। सगौली की संधि 1816 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही। कितनी ईस्वी में? 1799 ईस्वी। देखिए ये ईस्वी वाला क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछ रहा है, तो याद रखना है। टोटल कितना आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था? 4 युद्ध लड़ा गया था। 1767 69 के बीच में पहला, दूसरा लड़ा गया था 1780 से 84 के बीच में तीसरा लड़ा गया था 1790 से 1792 के बीच में, और चौथा लड़ा गया था 1799 ईस्वी में। पहला में हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा में हुआ था मंगलोर की संधि, तीसरा में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में टीपू सुल्तान मर ही गया था। पहला जो युद्ध लड़ा गया था हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन 1784 के दौरान हैदर अली के द्वारा युद्ध स्टार्ट हुआ, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस युद्ध का कमान टीपू सुल्तान ने संभाला। 1799-92 ईस्वी में जो थर्ड मैसूर युद्ध लड़ा गया वो टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया, और 99 में उसकी मृत्यु हो गई। तो कह रहा है इस लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आंग्ल मराठा युद्ध, टोटल कितने मराठा युद्ध लड़ा गया था? 3 मराठा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय पीरियड 1813। देखिए यदि आपको समय पीरियड याद रहेगा ना, तो इससे भी आप ये निकाल सकते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। पता है कि आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था तीसरा, वो हुआ था 1817 से 19 ईस्वी के बीच में। तो ईस्वी याद रहेगा तो भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 से 1772 ईस्वी के बीच में, सालबाई की संधि। दूसरा हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। तीसरा हुआ था 1817 से 1819 ईस्वी के बीच में। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, और अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो
किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर रहा था? सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास का गवर्नर रहा था? तो 1820 से 1827। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी में। और इसी समय में जो भू राजस्व प्रथा आया था, कौन सा प्रथा लाया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा? रैयतवारी प्रथा। ठीक है। और रैयतवारी प्रथा सब जो ब्रिटिश जितना भी एरिया था उसमें सबसे ज़्यादा 51% भूमि पर रैयतवारी प्रथा लाया गया था। इसके योजनाकार कौन थे? कैप्टन रीड। तो दो नाम याद रखना है रैयतवारी प्रथा से, आर फॉर रैयत, आर फॉर रीड। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवारी प्रथा सबसे पहले बारामाहर जिले में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए गए थे। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित? अभी पढ़े हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय पीरियड कब से कब तक था? 1786 से 1793 ईस्वी में। इनका जो कब्र है वो कहाँ पे है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। जमींदारी प्रथा परमानेंट सेटलमेंट 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जो ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन सिलीमैन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले साल बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया? कैप्टन सिलीमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमैन, ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। 35 क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाया गया था? सती प्रथा पर पाबंदी लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कितने ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर पूरी तरह से कंट्रोल 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसकी मदद से? तो याद रखना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मदद से। राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी इनका सती कर दिया गया था। उससे ये बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुंचा था और उसने सती प्रथा को खत्म करने की प्रेरणा ली थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के कठिन प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर पूरी तरह कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया कैप्टन सिलीमैन की मदद से। 1830 ईस्वी में बंगाल भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले आयोग 1835 ईस्वी में बनाया गया था। मैकाले आयोग कब बनाया गया? 1835 ईस्वी में। और 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। 1803 ईस्वी में वेल्लोर में सैनिक म्यूटनी। सबसे पहला यदि पूछे सैनिक म्यूटनी कब हुआ था? 1803 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1857 ईस्वी में भी सैनिक म्यूटनी हुआ था, सैनिक विद्रोह। लेकिन उससे पहले वेल्लोर में भी एक सैनिक विद्रोह हुआ था। कितने ईस्वी में? 1803 ईस्वी में। इतना याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष लागू किया गया? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? तो दासों के निर्यात पर 1789 ईस्वी में रोक लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 38 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति के तहत हुआ था? 38 का देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही
अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अपहरण की नीति लाया गया था। अपहरण की नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड की बात करें 1848 1848 से 1856 ईस्वी तक। इसी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था ना, उसी में कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध में जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, वहाँ पे कुप्रशासन बढ़ते जा रहा है। तो इसी के द्वारा उसने कुप्रशासन के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत सिद्धांत आया था उसके तहत 1848 ईस्वी में सबसे पहले सतारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि मान लीजिए कोई एक भारतीय राज्य था जिसमें वहाँ का राजा था, लेकिन राजा को अपना बेटा नहीं होगा, यदि मान लीजिए उसका अपना पुत्र नहीं है, तो राजा के मृत्यु के बाद उस राज्य पर किसका अधिकार हो जाएगा, तो अंग्रेज का अधिकार हो जाएगा, इंग्लिश का उस पर अधिकार हो जाएगा। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके तहत सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिलाया गया। जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसको 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 54 ईस्वी में। ये ईस्वी याद रखना है। इससे पहले हम पढ़े थे सहायक संधि, तो सहायक संधि में भी जो राज्य कब मिलाया गया था वो भी आपको याद रखना है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो राज्य को कब मिलाया गया था वो भी याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ईस्वी पूछ लेता है, सजाने के लिए दे देगा कि क्रोनोलॉजिकल क्रम में सजाइए, तो आपको ईस्वी याद रहेगा तभी कर सकते हैं। तो सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 49, बाघात 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 में बनाया गया था। तो अवध को कुप्रशासन के आधार पर कब डॉक्ट्रिन मतलब लॉर्ड डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया 1856 ईस्वी में, और 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह होता है। उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघात। देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि बघात रियासत को ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया, तो 1850 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिए, 1748 में जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में, कुप्रशासन के आधार पर। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी का समय पीरियड की बात करें 1848 से 1856 ईस्वी में। इसी के समय में सेकेंड एंग्लो सिख वार, लॉर्ड डलहौजी के समय में सेकेंड एंग्लो सिख वार लड़ा गया था। सेकेंड एंग्लो सिख वार लॉर्ड डलहौजी के समय में लड़ा गया 1848 और 1849 ईस्वी में। इस सेकेंड सिख वार में 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था रामनगर का युद्ध, कितने में, 1848 ईस्वी में। एक दूसरा युद्ध लड़ा गया था चिलियांवाला का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया था, 1849 ईस्वी में। और एक और गुजरात का युद्ध लड़ा गया था चिनाब नदी पर, गुजरात का युद्ध कितने में, 1849 में। तो ये याद रखिएगा, रामनगर का युद्ध 1848, 1849, चिलियांवाला का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जो सिख राज्य था पंजाब, उसे अंग्रेज ब्रिटिश शासन में मिला लिया। सेकेंड एंग्लो बर्मिया वार, सेकेंड एंग्लो बर्मा वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार और सेकेंड एंग्लो बर्मा वार। सेकेंड एंग्लो बर्मा वार भी लॉर्ड डलहौजी के समय में लड़ा गया, कितनी ईस्वी में, 1852 ईस्वी में। 1850 में सिक्किम पे आक्रमण किया और 1852 ईस्वी में इमाम कमीशन, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इनाम कमीशन 1852
52। याद रखना है, इतना पॉइंट याद रखना। 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच लाया गया शिक्षा के क्षेत्र में। 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड्स डिस्पैच। और प्रथम रेल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चलाया गया था। 1853 ईस्वी में फर्स्ट रेल कितने तारीख को चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से बम्बई टू थाने, बम्बई से थाने के बीच में चलाया गया था। बस इतना याद रखें। और शिमला को ग्रीष्मकालीन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, शिमला जाइएगा तो वहाँ पे डलहौजी के द्वारा बहुत कुछ निर्मित किया गया है, वो देखने को आपको मिलेगा। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया। और सेना का जो मुख्यालय था वो भी शिमला में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, उसे मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सतारा का विलयन। सतारा कितने ईस्वी में किया गया था? 1848 ईस्वी में। तो ये गलत हो जाएगा। पंजाब का विलयन, देखिए पंजाब में मतलब 2 युद्ध लड़ा गया, 3 युद्ध लड़ा गया था। रामनगर का युद्ध 1848 में और चिलियांवाला का युद्ध लड़ा गया था 1849 में। तो इस युद्ध के बाद पंजाब का विलयन हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है 1856 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलयन किया गया था, अवध को मिला लिया गया था। और झांसी की बात करें तो झांसी का विलयन हुआ था 1853 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। 1848 में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघात, 1850 में बघात, 1852 ईस्वी में उदयपुर और 1853 में झांसी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं कार्यान्वित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? तो अवध के शासक को हटा दिया गया था। 43 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। अब देखते हैं। तो झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 ईस्वी में। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 ईस्वी में। और जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया था 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में। तो इसको मिलान करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सतारा 3, फिर संबलपुर 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 44 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था 1848 में। 45 का ए हो जाएगा, 45 का बी सतारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन कर रहा है कि जेम्स एंड्रयूस रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। जो डलहौजी था ना, इसका ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे लॉर्ड डलहौजी का ओरिजिनल नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। सिंध विजय किसके द्वारा संपन्न हुआ था? किसके द्वारा संपन्न? सिंध का विजय लॉर्ड एलनबरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर ब्रिटिश के द्वारा कब्जा किया गया था 1843 ईस्वी में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। एलनबरो के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, आज बहुत डिस्कस किया। आज 50 तक क्वेश्चन करेंगे।
50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल वायसराय से रिलेटेड 110 क्वेश्चन के आसपास है। तो आज 50 कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। 49 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि अवध का जब विलय हुआ था कितने ईस्वी में, 1857 में। उस समय में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, तो उस समय में ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स ऑट्रम। और अवध 1801 ईस्वी में सहायक संधि साइन किया था। तो उस समय 1856 ईस्वी में जब अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, उस समय में पूछ रहा है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, जेम्स ऑट्रम था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई। अभी पढ़े लॉर्ड डलहौजी। 50 का ए हो जाएगा। पहला रेलवे 1853 ईस्वी में चला था। कहाँ से, बम्बई से थाने। 16 अप्रैल, डेट याद रखना है, 16 अप्रैल 1853, बम्बई टू थाने। और यहीं पे पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो चला था, पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो 1925 ईस्वी में चला था। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से आगे का क्वेश्चंस पढ़ेंगे।